हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्म तक हम लोगों ने कुछ कुछ फ्रिक्शन पे बातें स्टार्ट कर दी थी। ये देखा था कि फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम ऊपर से फोर्स बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शन कितना इंक्रीज हो रहा था, अगर हम सरफेस को रफ कर रहे थे तो फ्रिक्शन किस तरह से इंक्रीज हो रहा था। हमने मिनिमम फोर्स देखा कि किस तरह से एक ब्लॉक को चलाने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो जरूरी नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएं, वो किसी थीटा एंगल पर लगा करके उस जो फोर्स है, मिनिमम फोर्स है, उसको रिड्यूस भी कर सकते थे। याद है क्या आया था हमारे पास? एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी। भाई आपको अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो किसी ब्लॉक को चलाने के लिए, मिनिमम ये होता है म्यू एम जी। लेकिन अगर हमने उस फोर्स को एक थीटा एंगल पर लगा दिया था तो वो फोर्स रिड्यूस होकर के 1 + अंडर रूट के अंदर जो म्यू स्क्वायर है, इसका एक इतने फैक्टर से एक कम हो जाता है। किस एंगल पे हम फोर्स लगा रहे थे? एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, है ना? याद है? यहाँ तक बातें हम लोगों ने करी थी। अच्छा भाई, आज क्या बातें करनी है? आज जो है हम लोग लास्ट टर्म तक जो हम लोगों ने जब भी बातें कंप्लीट कर ली, उसी में आज आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी हम लोग जो ब्लॉक है उसको हम लोगों ने नॉर्मली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा था। आज उस प्लेन को थोड़ा सा हम उठाने जा रहे हैं। याद करो, मैंने बताया था आपको कि एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताया था। कुछ कुछ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू पर जब हम उस एंगल को ले जाते हैं तो ब्लॉक जो है स्लाइड करने लग जाता है। याद है? इस एक एंगल की बात करी थी। उसी पे थोड़ी सी चर्चा बढ़ाते हुए करेंगे कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है तो किस तरह से वहां पर चीजें जो हैं, किस तरह से एक रेंज निकलती है फोर्स की जहां तक कि ब्लॉक रुका हुआ रह सकता है। ठीक है, तो उसी पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखो ध्यान से, मान लो एक ही ब्लॉक रखा हुआ मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन पे। ये मान लो कोई थीटा एंगल था। ठीक है, ओके, ये ब्लॉक रख दिया हमने। ठीक, मान लो ब्लॉक था आपका कुछ 2 kg का। ठीक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है दैट इज 0.2। ठीक है, इस थीटा को मान लो आप 37 डिग्री। 37 डिग्री। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो हमारे पास tan इनवर्स म्यू होता है वो कुछ कुछ ऐसा कुछ आता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अभी ये मत सोचो कि हमें यहाँ से स्लाइड करना, स्लाइड करे या ना करे उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अभी मैं सिंपल ब्लॉक ऐसे रख देना और क्या करना है, मान लो इधर से हमने एक फोर्स लगाया F। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, ये फोर्स हमको निकालना है। अच्छा देखो पहले, क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? देखो ध्यान से, अगर ये ब्लॉक स्लाइड करना चाहिए तो थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो tan इनवर्स म्यू, इससे इससे जो है वो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो अगर आप tan थीटा देखो तो tan थीटा जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0.2 से। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 37, यानी tan 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin 37/cos 37 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2। और sin 37 की जो वैल्यू होती है दैट इज 3/5 अपॉन cos 37 की वैल्यू 4/5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2। यानी कितना आ गया? 4×7 = 28। ठीक है ना, 0.7 समथिंग आ गया। क्या ये बड़ा आ रहा है? इसका मतलब क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो हम इधर से एक फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं। ये एक्सटर्नल हमने अपनी तरफ से लगाया है ताकि ब्लॉक रुका रहे। अब इसी फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मार्क करते हैं इसको। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है उसको होगा इस पे mg का मतलब 20। ठीक है, इसको इधर बना लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। देखो ध्यान से, ये ब्लॉक रखा हुआ 2 kg का, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 20। ये एंगल कितना है? 37। ठीक है, 20 का कंपोनेंट 20, cos 37 की वैल्यू 4/5। 4/5 का मतलब क्या हो गया? 4×3 = 12। कोई दिक्कत? गड़बड़ किया क्या मैंने? तो 20 इंटू 4/5, 16। ठीक है ना, 16 इधर 16 तो इधर 12। कोई दिक्कत? अच्छा, हमने इधर लगाया है फोर्स F, इधर लगाया है फोर्स F। ओके, अब देखो ध्यान से, इस पे नॉर्मल कितना लग रहा है? नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 16। यानी फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है F मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन, यानी म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू एन कितना है? 16, यानी 16×2 = 32, 3.2। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अच्छा, जब ब्लॉक नीचे आ रहा था तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाह रहा है? पीछे की तरफ। कितना? 3.2।
तो अब अगर ध्यान से देखो तो अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमें क्या देखना है कि अगर फ्रिक्शन ये एक्सटर्नल फोर्स F प्लस 3.2 अगर इसकी वैल्यू 12 के बराबर हो जाए तो ब्लॉक रुक जाएगा। भाई ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या है, F और 3.2, उनको जोड़ दिया, नीचे वाला फोर्स क्या है 12। अगर इतना ये आपका बराबर हो जाएगा तो हमारा ब्लॉक रुका रहेगा। यानी F की वैल्यू कितनी आ गई, F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12 माइनस 3.2, यानी आ गया हमारे पास 0.8, इधर बचा 11, 11 से 3 गया 8। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी अगर इतना मिनिमम हम फोर्स लगा देते हैं तो ये ब्लॉक रुका रहेगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात अपने को समझ आ गई। ओके, मान लो अब हमने क्या किया, F की वैल्यू यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात समझ ली हमने, क्या समझा कि अगर हम F की वैल्यू 8.8 लगा रहे हैं दैट मींस द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। लेकिन सोचो हमने क्या किया, F की वैल्यू को कर दिया 9 न्यूटन। हमने क्या कर दिया, 9 न्यूटन। क्या अब ब्लॉक चलना चाहिए ऊपर की तरफ? क्या ब्लॉक चलना चाहिए ऊपर की तरफ? चलेगा क्या? ध्यान से देखो, F की वैल्यू अगर हमने लगा दी 9 न्यूटन, इसका मतलब ये है कि अब फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, जो मिनिमम फ्रिक्शन अभी तक हमारे पास कितना लग रहा था 3.2। भाई फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों प्रेमी साथ रहें। अगर दोनों प्रेमियों को साथ रखना चाह रहा है फ्रिक्शन, इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी वैल्यू को भी डिक्रीज कर देगा। यानी अब वो 3.2 नहीं लगेगा, वो केवल 3 लगने लगेगा। कितना लगने लगेगा? 3। यानी ऊपर लगा रहे हैं हम 9, ऊपर लगा रहे हैं 9 न्यूटन, ठीक है। इधर क्या था 12, और फ्रिक्शन क्या कर देगा खुद को 3 न्यूटन, तो ये आपस में खुद को बैलेंस कर लेगा। 9 3 12, नीचे की तरफ 12, बैलेंस हो गया। मान लो हमने फोर्स बढ़ा के कर दिया, मान लो हमने फोर्स बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, मान लो हमने फोर्स बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन के फिर से एडजस्ट करेगा, फ्रिक्शन के फिर से एडजस्ट करेगा। अब हमने 9 की जगह कितना कर दिया 10, और जैसे हमने 10 किया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 2। मान लो हमने 10 की जगह कर दिया 11, 10 की जगह क्या कर दिया 11, तो ये कितना हो जाएगा 1। मान लो हमने कर दिया इसको 12, तो ये कितना हो जाएगा 0। क्या अब भी ब्लॉक रेस्ट पर है? लेकिन ध्यान से सोच, अगर मैंने इसको कर दिया 13 न्यूटन, 13 न्यूटन, तो क्या अब ब्लॉक चलने लगेगा? आइडियली तो चलना चाहिए, लेकिन क्या चलेगा? देखो ध्यान से, अगर हमने इधर लगा दिया 13, तो क्या फ्रिक्शन भाई अब तो 3.2 तक ही लग सकता था, अच्छा, लेकिन अब तो यहाँ पर 0 बचा, मतलब क्या चलेगा? कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने? नहीं, सब सही है। इधर हमारे पास फोर्स हमने लगाया 13, इधर 12 है, और फ्रिक्शन हमारे पास, अब देखना, सुनो मेरी बात ध्यान से, फ्रिक्शन क्या चाह रहा था कि दोनों साथ रहें। अभी तक वो पीछे लग के दोनों को साथ रख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट करी, तुरंत फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को भी उलट कर देगा और दोनों को फिर से साथ रखने में रोल प्ले करने लगेगा। इसका मतलब है जैसे ही हमने फोर्स को किया 13 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को कर देगा उलट, और इधर हमने लगाया था 13 न्यूटन, इधर पहले से लग रहा था 12 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, इधर को 1 न्यूटन। अब भी ब्लॉक नहीं चलेगा। यानी एफ की वैल्यू हमने कहां शुरू करी थी, एफ की वैल्यू लगाना कहां शुरू किया था हमने, 8.8 न्यूटन मिनिमम था, उससे हम बढ़ा रहे हैं कहां तक बढ़ गया 13 तक। मान लो हमने 14 लगा दिया, अब भी ब्लॉक नहीं चलेगा। मान लो हमने 15 लगा दिया, अब भी ब्लॉक नहीं चलेगा। मान लो हमने अब लगा दिया हमारे पास 15.2, अब देखो ध्यान से, इधर कितना लग रहा था 12, हमने लगा दिया 15.2, हमने लगा दिया 15.2, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 3.2। अब देखो ध्यान से, क्या इस स्टेज पर आकर के जो नीचे वाला फ्रिक्शन है वो भी हाथ खड़े कर देगा कि भाई साहब अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब अपना संभालो, ठीक है। तो जैसे ही हम फ्रिक्शन की वैल्यू 15.2 से 15.2.00001 करेंगे, तुरंत ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, तुरंत ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। यानी एफ जो है वो एक है फिक्स वैल्यू नहीं एफ की नहीं, एक एफ की वैल्यू हमें बता दी जाए जिसके लिए ब्लॉक जो है चलेगा नहीं चलेगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक एफ की रेंज आ रही है, वो रेंज कहां से आई, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर रेंज आई, वो आई 8.8 से, कहां से 8.8 न्यूटन से 15.2 तक। अगर एफ की वैल्यू यहां से यहां तक है, इसका मतलब है ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है। कोई समस्या? क्या बात समझ आई है? कोई कंफ्यूजन? यानी अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम जनरलाइज करें, तो एफ को हम किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि एफ की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं नीचे की तरफ। एफ की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा, सही से लिखता हूं इसको, जस्ट अ सेकेंड,
एम जी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा था, एम जी साइन थीटा जो हमारा 12 है, एम जी साइन थीटा जो हमारा 12 है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा से लेकर के जी, सॉरी फिर से जी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा तक लग सकती है। दिस इज द रेंज ऑफ एफ, दिस इज द रेंज ऑफ एफ। ये वो एफ की रेंज है जहां तक ये ब्लॉक रुका रह सकता है। इस तरह के क्वेश्चन कभी देखो आपसे अगर सिंपल सी बात पूछी जा रही है कि मिनिमम फोर्स या मैक्सिमम फोर्स बताओ, तो मिनिमम फोर्स क्या है, दिस, और मैक्सिमम फोर्स क्या है, दिस, लेकिन रेंज क्या है, इनके बीच का कोई भी फोर्स लगा के देख लो, ब्लॉक चलने वाला नहीं है। क्या तक बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लो, वरना इसको उतारो फटाक से। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगली तरह के क्वेश्चन पे, अभी तक हम लोगों ने एक ब्लॉक पे पूरी तरह से पीएचडी करी है, उसको हम अगर सिंपल रख के चलाएं तो कितना फोर्स लगाना चाहिए, उसको अगर तिरछा फोर्स लगा रहे हैं तो कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए, अगर हम उसको इंक्लाइन प्लेन पे रख देते तो हमें फोर्स की क्या रेंज हो सकती है। अब हम एक ब्लॉक से उठ करके चलते हैं दो ब्लॉक की तरफ। कहां पर, दो ब्लॉक की तरफ। मान लो दो ब्लॉक हैं जो कि एक सिंगल प्लेन पर रखे हुए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए। एक मान लो आपका 1 kg, एक मान लो आपका 2 kg, ठीक है। इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.1, और इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.2, ठीक है। इस वाली सरफेस के लिए 0.2, इसके लिए 0.1। ओके, आपसे बोला गया कि इधर से मैंने फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया। अब आपसे बोला गया कि बताओ दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा और दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ब्लॉक चलेगा कि नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन में हमें ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा इसको भी तो समझना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टोटल फ्रिक्शन कितना कितना लग सकता है, इसके लिए फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एम जी यानी मल्टीप्लाई करा दो 1 न्यूटन। यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, 1 न्यूटन, और यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, 4 न्यूटन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना कितना लग सकता है, 5 न्यूटन। इसका मतलब है अगर 10 न्यूटन चलाएंगे ब्लॉक चलेगा तो पक्की बात है। अच्छा, कितने एक्सेलरेशन से चलेगा उस पर देखना है काम है। देखो इधर मान लो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब आप क्या करना, क्या है कि देखो ध्यान से, इधर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, देखो ध्यान से, 1 न्यूटन रोक रहा है, इधर टोटल 5 लग रहा है ना, टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, इज इक्वल टू मास टोटल कितना है, 3 इंटू एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल भी अपन निकाल सकते हैं। नॉर्मल किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपका 1 kg, ये आपका 1 के, सिंपल 2 kg निकालो ज्यादा आसान हो जाता है, 2 kg, और 2 kg पे इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरह कितना है, 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नॉर्मल इधर लग रहा होगा जिसकी वजह से चल रहा है। तो कितना आ जाएगा, नॉर्मल -4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10/3 प्लस 4, बस सॉल्व कर लो, यही आंसर है। कोई डाउट, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, उतारो इसको। तो हमने देखा अगर दो ब्लॉक्स सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हो, उस पर अगर फोर्स लगाएं तो किस तरह से उसका एक्सेलरेशन और नॉर्मल निकाला सकता है। इसी में दूसरी कैटेगरी पे बात करते हैं, मान लो कुछ इस तरह से कि हमारे पास दो ब्लॉक्स थे और उन दोनों ब्लॉक्स को हमने सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा और उसको आपस में स्ट्रिंग से बांध दिया। अच्छा, मान लो ये था आपका 2 kg और ये था आपका 4 kg, ठीक है ना। मेरे फेवरेट है 2 kg 4 kg, मजा आती है, ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.2 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.4, राइट। और हमने जो है फोर्स लगाया यहाँ पर, इधर फोर्स लगा लिया मान लो 25 न्यूटन, ठीक है, और इधर लगा दिया 18 न्यूटन, 25 न्यूटन और 18 न्यूटन। अब आपसे बोला गया कि बताओ क्या दोनों ब्लॉक चलेंगे, और अगर चलेंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, और अगर नहीं चलेंगे तो दोनों में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, और नहीं चल रहे हैं तो दोनों के बीच में टेंशन कितनी होगी। बस सिंपल सा ये सवाल है। सवाल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर दोनों ब्लॉक चलेंगे तो एक्सेलरेशन बता दो, अगर नहीं चलेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन और इनके जो फ्रिक्शंस हैं वो कितने लग रहे हैं। क्यों भाई, अगर दोनों ब्लॉक चल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी इन इट्स लिमिटिंग वैल्यू, है ना, म्यू एन,
ठीक है। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक रुके हुए हैं तो हो सकता है कि एक ब्लॉक पे तो लिमिटिंग लग रहा हो, दूसरे ब्लॉक पे लिमिटिंग ना लग रहा हो। भाई अगर चल नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक पे तो मान सकते हैं कि लिमिटिंग लग रहा है, लेकिन दूसरे वाले पे तो 100% नहीं लग रहा होगा, तभी तो ब्लॉक रुका हुआ है, तभी तो ब्लॉक रुका हुआ है। अच्छा भाई देखो, इन क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका क्या है, बात को समझो ध्यान से कि हम क्या करते हैं कि एक तरफ जो हमारा भाई किसी भी एक तरफ से शुरू करो, मान लो 25 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है। आप क्या करो, अगर इधर 25 न्यूटन, अच्छा यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, 4 चक्को 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, और यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, 4 न्यूटन, कोई दिक्कत, दूनी 4 न्यूटन, कोई दिक्कत। अच्छा मान लिया फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा है, अगर यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा है तो ये इधर 25, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग 16, 25 से 16 गया, बचा कितना हमारे पास 9, तो यहाँ टेंशन कितनी हो जाएगी 9, और अगर यहाँ पर टेंशन 9 है तो इस यहाँ पर भी टेंशन कितनी होगी 9, आप सोच रहे होगे यहाँ 9 तो यहाँ 10, नहीं, एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है हमेशा सेम होती है, और अगर यहाँ 9 है इधर 18 लग रहा है तो यहाँ पर कितना लगना चाहिए 9 न्यूटन, और अगर 9 लगना चाहिए, अब देखो 9 तो यहाँ लगना चाहिए लेकिन लिमिटिंग कितना है 4, तो 9 तो हमारे पास है ही नहीं ना, अवेलेबल ही नहीं 9, इसका मतलब क्या है, हमने जो जो सोचा जो समझा बिल्कुल गलत, इसका मतलब है कि इधर 16 लग ही नहीं रहा होगा और यहाँ टेंशन 9 नहीं होगी, आप इसको सोच ही गलत रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इधर से शुरू करो, अगर यहाँ 18 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इधर मान लो कि इधर लिमिटिंग लग रहा है, ठीक है, अगर इधर लिमिटिंग लग रहा होगा 4 न्यूटन तो यहाँ कितना बचेगा 16, सॉरी 14 न्यूटन, इधर की टेंशन कितनी होगी 14 न्यूटन, और यहाँ 14 तो यहाँ भी 14, कोई दिक्कत। और अगर यहाँ 14 है यहाँ 25 है तो यहाँ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, क्या 11 न्यूटन होना चाहिए, क्या 11 न्यूटन हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल हमारे पास तो 16 तक है ना भाई साहब, लगा लो 16 तक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, क्लियर है। इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, एक तरफ से शुरू करना है, एक पर हमें लिमिटिंग मान लेना है, अगर लिमिटिंग मान लेना है उसके बेसिस पे हमें टेंशन निकालनी है, टेंशन को दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर देना है, इस एंड पर आकर के हमें टेंशन के बेसिस पे फ्रिक्शन को जज करना है, फिर देखना है जो हमने फ्रिक्शन को जज किया है क्या वो हमारे पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वही हमारा आंसर है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो हमने जो सोचा जो समझा वो बिल्कुल गलत है। आप दूसरी तरफ आ जाना है, दूसरी तरफ जो है उस फ्रिक्शन को लिमिटिंग मान लेना है, फिर उसके बेसिस पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, और इधर टेंशन पर आ जाना है, उसके बेसिस पे यहाँ फ्रिक्शन निकाल लेना है, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी पे एक सवाल और कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लो इस तरह से दिया हुआ है कुछ कि ये 1 kg, ये 2 kg, और यहाँ फ्रिक्शन मान लिया हमने 0.1, यहाँ फ्रिक्शन मान लिया 0.2, यहाँ हमने फोर्स मान लिया 15 न्यूटन, और यहाँ फोर्स हमने मान लिया 11 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ कि इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू, क्या एक ब्लॉक चल रहे हैं, अगर नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी, दोनों बातें आपको कैलकुलेट करनी। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। कर लिया क्या, अब देखो इधर ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक तरफ से शुरू कर लो, मान लो इस तरफ से शुरू करते हैं तो इधर लिमिटिंग मान लेंगे, लिमिटिंग कितना हो सकता है, तो नहीं 4 मैक्सिमम हो सकता है, लिख लेते हैं एक बार तो अच्छा लगेगा आपको भी। एफ मैक्स इधर कितना हो सकता है 4 न्यूटन, और एफ मैक्स इधर कितना हो सकता है 1 न्यूटन, यानी ध्यान से देखो तो इधर लग रहा है 15, इधर लग रहा है 11, टोटल जो इस पे फोर्स लग रहा है दैट इज 4 न्यूटन, दैट इज 4 न्यूटन जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इस डायरेक्शन में 4 लग रहा है और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है 5, इसका मतलब ब्लॉक तो चल ही नहीं होंगे, क्योंकि 4 इस पे रिजल्टेंट फोर्स अगर फ्रिक्शन खुद ही 5 है तो ऐसे चलेंगे, इसका मतलब ब्लॉक तो रुके हुए हैं। तो यहाँ पर मान लिया इस पे लिमिटिंग अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर लग रहा है लिमिटिंग 4 न्यूटन, और अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ 15 से 4 गया बचा 11 न्यूटन, यहाँ पर टेंशन हो गई तो टेंशन को इधर ट्रैवल करा दो, 11 न्यूटन हो गया। अगर यहाँ 11 लग रहा है, यहाँ 11 लग रहा है, मतलब ब्लॉक तो ऑलरेडी रुका हुआ है, क्या इधर यहाँ क्या 0 लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और अगर फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसका मतलब वो तो अवेलेबल ही है हमारे पास, 1 न्यूटन तक लग ही सकता है, वो उसकी रेंज के अंदर है, बात खत्म। मान लो हमने इस तरफ से शुरू किया, अब हमारा सवाल सही हो चुका है, हमारे पास जो आंसर आ चुके हैं वो सही है, लेकिन सोचो हमने सवाल को इस तरफ से सोचा होता कि यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा होगा, तो अगर यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा होता, इसको यहीं पे बना लेता हूँ मैं दोबारा से, इसी सवाल को गलत तरह से सोच के, है ना, कि मान लो हमने इस तरह सोचा होता कि हमारा 1 kg, इधर हमारा 11 और इधर हमारा 15, ठीक है। मान लो हमने यहाँ वाली लिमिटिंग मान लिया 1 न्यूटन अगर मांगा ना तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, और यहाँ पर कितना बचेगा 10, यहाँ 10 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बच सकता है 5 न्यूटन, क्या यहाँ पर 5 न्यूटन बन रहा है, और अवेलेबल हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, यानी जो सोचा वो बिल्कुल गलत है, इसलिए दिस इज द राइट अप्रोच। अब बहुत ज्यादा हमें ट्रिक विक में फंसने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल सा इस तरह से एक तरफ से उठाएंगे और सवाल को मार देंगे टिक फटाक से। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा अब इसको आप उतार लो,
तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इस क्लास को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग इस यहीं तक ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे। अभी तक हमने वैसे सबसे पहले क्या किया, एक सिंगल ब्लॉक लिया, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा, फिर हमने सिंगल ब्लॉक को एक टिल्टेड प्लेन पर रखा, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा, उसके बाद हमने 2 ब्लॉक्स लिए सीधे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, फिर 2 ब्लॉक्स को हमने रस्सी से बांध दिया। अब हम 2 ब्लॉक्स को ब्लॉक के ब्लॉक ऊपर रखेंगे, मतलब एक ब्लॉक फिर उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक। अब इस तरह से हम 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो करेंगे अगले टर्म पे, ठीक है। अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसको आप अगर देख के आओगे तो अच्छी बात है, वरना फिर ठीक है मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वरना मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।